क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी के टोटल जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सबके क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया गया है, चैप्टर वाइज बताया है। मैंने हर चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को मैंने अलग अलग करके बताया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल द्वारा सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक को भी और क्वेश्चन के साथ साथ जो है एनसीईआरटी को भी हम लगातार पढ़ा करके अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग को लगातार एनसीईआरटी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी, तो आपके जीएस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कहीं अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हमें देखना है, और चैप्टर वाइज हम देखेंगे। पहला जो चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन में, इसमें पहला क्वेश्चन है मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें मक्का उत्पादन के लिए तो याद रखना, कोई भी बीज उत्पादन के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, और वर्षा मतलब होना ही चाहिए, लेकिन निम्न तापमान नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, याद रखना कभी भी क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठते हैं सॉल्व करते हैं तो ये जरूर यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हाँ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन यहाँ गलत कर देते हैं वो हाँ और नहीं के चक्कर में। तो जैसे ही पेपर आपको मिले, पेपर जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं को जरूर आप लोग अंडरलाइन कर लिया करें कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। कभी कभी आया हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है और 2-4 नंबर से ही हम जो है एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसे उपयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अदरक के पौधे को लगाने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो तने का, प्रकंद का उपयोग करते हैं, जिससे जो है अदरक का नया बीज निकल आता है। तीसरा क्वेश्चन है जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो पहला है जो है जैव उर्वरक यह मृदा की जल धारिता क्षमता को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, नहीं, सभी पादप पोषक नहीं होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये नहीं होगा। यह मृदा की ह्यूमस प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये नहीं होगा। ठीक है, सभी जो है पादप पोषण इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज से जो है भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका फटकना, फटकने के माध्यम से हम अनाज से जो है भूसी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ठीक है, पहला है कि जो है और पूछा क्या गया है क्वेश्चन, तो लिखा है कथनों के उस समूह को चुनिए जिसमें संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा उसमें ऑप्शन सही होगा, ए होगा कि जो है बी होगा, सी होगा या डी होगा। पहला लिखा है बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो जब तक सिंचाई नहीं करेंगे तब तक भूमि में आर्द्रता आएगी नहीं और उससे जो है क्या कहते हैं, बीज निकलेगा नहीं। दूसरा है पौधे के पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में करते हैं, तो ये भी कुछ जो है ऑप्शन सही है, 2 सही हो गया। सिंचाई करने से फसलें पाला और उष्ण प्रवाह से बची रहती है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है, ये भी कोई मतलब इसका नहीं है। मृदा बनावट के लिए क्या जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए, केवल 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है। तो फावड़े का उपयोग करता है, कुल्हाड़ी, हल और कल्टीवेटर का उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ सही नहीं है, तो फिर आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला है ये उपज बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही है। इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, बिल्कुल सही है। अगर हम उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मृदा में पोषक का संतुलन बिगड़ जाता है। आमतौर
आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, नहीं, ये पर्यावरण के हितैषी नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, और उनमें सही कथन का आपको चुनना है, में कौन सा सही कथन है खरपतवार के संदर्भ में जो फसलों में होते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह जो है फसल कटाई सस्य वो कर्तन में व्यवधान डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। जब फसल कटाई होती है तो खरपतवार व्यवधान डालते हैं, ये याद रखना, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है आपका, वह फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायक होते नहीं, ये नहीं होगा, वो वृद्धि में सहायक नहीं होते, बिल्कुल जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। तीसरा है, वह फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों और स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो पोषक तत्व, जो जल, जो स्थान, जो प्रकाश पौध फसलों को मिलना चाहिए था, वो किसको मिल जाता है, तो खरपतवारों को मिल जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा, तीसरा भी। वह पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जुताई और हल चलाना कहलाता है। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है, तो जून से सितंबर के महीने में होता है मानसून का मौसम। ठीक है, सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिप सिंचाई, उसको हम ट्रिप विधि कहते हैं, जिसके द्वारा केवल सिंचाई ऐसी विधि होती है जिसमें पौधों की जड़ों पर केवल बूंद बूंद पानी डाला जाता है, जिससे पानी की बचत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपका, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे आपके वो बैक्टीरिया हो, चाहे आपको वायरस हो, चाहे आपके वो जो है कवक हो, वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, ये चैप्टर भी मैंने पढ़ाया था। इसे जो लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वायरस, विषाणु जो होता है वो परपोषी कोशिका के भीतर ही जो है जनन करता है। ठीक है, दूसरा है, ऐसा मानव रोग जो है विषाणु अर्थात वायरस के कारण उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है, तो एन्फ्लुएंजा। तो ये आपका किसके द्वारा, तो ये याद रखना, ये विषाणु के द्वारा होता है, बाकी जो है इस सब जो है ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोग जो है जनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है, जैविक औषधियां, जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं उनके कारण वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। तो लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो लाइकेन मिलता है शैवाल और फफूंद अर्थात कवक से मिलकर के, और यह दोनों मिलकर के इनको हम लाइकेन कहते हैं। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, लाइकेन इसी को कहते हैं। और याद रखना, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगर किसी जंगल के क्षेत्र में लाइकेन सूख जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ वायु प्रदूषण फैल चुका है। तो याद रखना, इसको जो है प्राकृतिक सिंबल के रूप में यूज किया जाता है किसी जंगल या किसी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में, खास करके वायु प्रदूषण के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली जो है गैस कौन सी होती है, तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, वो है आपका मलेरिया। तो मलेरिया रोग कैसे होता है, तो प्रोटोजोआ रोग है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मलेरिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से हमारे एनसीईआरटी में जो पूछे गए हैं। पहला है आपका, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा होता है, नायलॉन। नायलॉन जो होता है ये प्राकृतिक नहीं होता, ये कृत्रिम होता है, जबकि कपास, जूट और ऊन ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। याद रखना, और याद रखना ये आपका नायलॉन जो होता है ये कृत्रिम होता है, तो इसको संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, मतलब अर्थात इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेयान का एक स्रोत होता है, तो जो है लकड़ी, जो लकड़ी की लुगदी होती है, काष्ठ लकड़ी लुगदी होती है, उसी से रेयान निकलता है, यह बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकार्ट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं क्या। तो पॉलीकार्ट बनाने के लिए क्या मिश्रित किए जाते हैं, तो पॉलिएस्टर और कपास का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, पॉलीकार्ट बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन मतलब कीजिए, इसमें कौन सा है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मेलामाइन। मेलामाइन होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ क्या होता है? तो रेशम के समान रेयान दिखता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने के बर्तन के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो खाना बनाने का जो हत्था होता है उसका जो उपयुक्त पदार्थ क्या होता है? वो होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? तो आप नहीं है यहाँ है, इससे पहले आप अंडरलाइन करेंगे। नहीं है इसमें यह पूछा गया है, तो जो इसका जो आंसर है विद्युत का अच्छा चालक। तो प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं होता है बल्कि कुचालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है सुमिलित करना है और यहाँ पर मिलाने इसको आया है, इसको मिला के भी करना है। क्वेश्चन है आपका जो है कॉलम ए को कॉलम जो है बी से मिलान करना है। जो पहला है आपका है वो है आपका जो है नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक रेशा है, ठीक है। पीबीसी, पीबीसी क्या होता है? तो पीबीसी याद रखना वो क्या है? तो ये थर्मो प्लास्टिक होता है। और बेकेलाइट क्या होता है? ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह होता है? तो संश्लेषित पदार्थ का जो मतलब जो बनाए जाते हैं उनका समूह क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका पीबीसी पॉलीथीन और बेकेलाइट। मतलब ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं तीनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पदार्थ में जो समांतर रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने में काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो होता है आपका पेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 4 नंबर चैप्टर है पदार्थ, धातु और अधातु। धातु और अधातु किसे कहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो इसमें कौन सी एक धातु नहीं है? सल्फर एक धातु नहीं है, जबकि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन धातु है। पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? तो आपका जिंक का दाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका बोझों ने सीखा कि अधातु हथौड़े से पीटने पर समांतर टूटकर चूरा हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इसमें कौन सी एक अधातु है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपका है कोयले का टुकड़ा। कोयले का जो टुकड़ा होता है ये अधातु होता है। पदार्थ जिनको जो है खींच कर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तन्य पदार्थ नहीं है? यह भी नहीं आ गया है, तो कौन सा इसमें नहीं है? सल्फर नहीं होता, जबकि सोडियम, कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, जबकि सल्फर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका है धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ये आपका है सोडियम, ठीक है। और सोडियम में ही आपका याद रखना मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते हैं, इसी में रखा जाता है। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आपका मरकरी, ठीक है। पारा जो होता है वो याद रखना वो जो है कमरे के समान ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका धातु सामान्यतः जो है तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है कॉपर। कॉपर जो है याद रखना यह अभिक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसके ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है? बहुत तेजी से रिएक्शन कौन करता है? तो सोडियम करता है। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह आपका है एल्यूमिनियम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है? ठीक है, तो ये आपका फास्फोरस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में जो है उपयोग लाने के लिए उसका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है? इसमें नहीं है, इसको अंडरलाइन करना है। तो इसमें कौन सा नहीं है? रंग नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पांचवा चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है खनिज, मृदा, जल और प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मानव निर्मित है जबकि सब जो है प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती है। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो समाप्त नहीं हो सकता है? तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, याद रखना बाकी जो है 6 संसाधन है अर्थात जीवाश्म से बनते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, याद रखना, और खनिज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? तो सी हो जाएगा, जो एक और भी नवीकरणीय संसाधन है, या इसे हम कह सकते हैं जो है अक्षय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है? मतलब जोड़ा है कौन जो प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने के योग्य है, मतलब समाप्त हो सकते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वन्य जीव और खनिज, ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ नहीं होता, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नहीं है, हाँ इसको याद रखना। तो सीएनजी कोयले से प्राप्त नहीं होता, जबकि कोल गैस और कोल तार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं? तो समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हैं? ठीक है, तो ये आपका है मात्रा में जो सीमित है। ठीक है, या जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? तो मृत जीव जब जो दब जाते हैं, दाब और ताप अधिक होने से जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। नेक्स्ट आपका कोयला जिनके अवशेषों से बनता है वो क्या होते हैं? तो कोयला जो है केवल वनस्पतियों के अवशेष से बनता है, याद रखना। ठीक है, तो केवल वनस्पतियों के अवशेष से कोयला बनता है, जबकि याद रखना जो जीव होते हैं उनके अवशेषों से पेट्रोलियम भी बनता है। नेक्स्ट आपका जो है मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? तो जो मृत वनस्पतियां होती हैं उनके कार्बनीकरण से जो पदार्थ बनता है वो आपका है कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं और इसका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? तो इसको हम जो है मोथ जो है भगाने के लिए करते हैं। ठीक, और ये मोथ क्या होता है? तो मोथ जो है यार कीट पतंगे होते हैं, और जो कीटे होते हैं जो खेतों में घूमते रहते हैं उन्हीं को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका है कोक कोयले से प्राप्त होता है, ना कि पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास कहाँ पे था? तो इनका आवास समुद्र के अंदर था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ये यहाँ सही पूछा गया है तो अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें सही कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन होता है। नहीं, सरल होता है, ये नहीं होगा। प्राकृतिक गैस की कमियां है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक गैस को जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यही सही होगा। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर है दहन और ज्वाला।
दहन और ज्वाला क्या होता है। इस चैप्टर में से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है हम उसको देख लेते हैं। लिख रहा है कि पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा दे जो है दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दाह्य पदार्थ कहलाता है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका लकड़ी। ठीक है, जो जलने से जो है ऊष्मा मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया करके। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो एलपीजी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वायु में जलने पर उत्पन्न करता है तो क्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दाह्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, उसमें कौन सा दाह्य पदार्थ नहीं है पूछा गया है। तो कांच नहीं है। कपूर भूसा और अल्कोहल जलाने से जो है आग जल जाती है, लेकिन कांच जलाने से आग नहीं जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है वो क्या है। तो याद रखना वो है आपका लकड़ी का कोयला। ये ज्वाला के साथ नहीं जलता है, ये धीरे धीरे जो है गर्म होकर जलता है। जलती मोमबत्ती पर गिलास जो है उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, या किसकी अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो याद रखना ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तुरंत मोमबत्ती बुझ जाती है, यह सबको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है। तो उसका बुझाने सबसे जो तरीका है, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देने से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका कोयला। इससे जो है ज्यादा ऊष्मा मिलती है, ज्यादा ताप मिलता है, बहुत देर तक ये जलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसका सही कथन क्या हो सकता है। पहला है इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और यह आसानी से आग नहीं पकड़ता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरा है आपका इसका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सामान्यतः जंगल की आग का कारण क्या होता है। तो मनुष्यों की लापरवाही ये तो होता ही है, सूर्य की गर्मी ये भी होता है, त्वरित आघात ये भी होता है, लेकिन वृक्षों की कटाई से नहीं होता है। तो यह गलत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या होती है। तो किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई होती है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा डी। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में जो है लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो सबसे स्वच्छ ईंधन होता है आपका हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ईंधन वह है जो, ठीक है, जो है आसानी से उपलब्ध हो। बिल्कुल सही है। अधिक मात्रा में ऊष्मा दे, ये भी सही है। जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और वायु में आसानी से समान रूप से ये दर से जले, ये भी सही होता है, लेकिन ये गलत है, यहाँ गलत पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे जो है आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था। इसका कारण मतलब हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है ईंधन का अनुपयुक्त दहन। तो ईंधन का अनुपयुक्त दहन के कारण ही बर्तन क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 7वां चैप्टर है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। जो पौधे और जंतु संरक्षण होता है उससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता भी है। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे
जो है जंगली भैंसा एक संकटापन स्पीसीज है, मतलब प्रजाति है, क्योंकि इसकी संख्या घट रही है, क्योंकि इसका शिकार ज़्यादा हो रहा है, प्रजनन कम हो रहा है, इस वजह से इसकी संख्या घट रही है, इसलिए इसको हम संकटापन जो है प्रजाति कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो मरुस्थलीकरण के कारण क्या हो सकता है? तो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना, तो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैवमंडल। जैवमंडल निश्चय मतलब होता है, जैवमंडल निश्चय उसे कहते हैं, याद रखना कि जैवमंडल निश्चय हम कहते हैं जैव विविधता केंद्रों को। भारत में जैवमंडल निश्चय टोटल 18 हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपको याद करना हो तो आप ये लिस्ट यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, आप ये लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, इसको सेव भी कर लीजिएगा। हमारे जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट भी किया था, इसको आप वहाँ से ले सकते भी हैं। यह मैंने पूरा 18 स्पीसीज को बना दिया है, मतलब 18 जैवमंडल क्षेत्र को मैंने बना दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जैवमंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सही है? यहाँ सही पूछा गया है। तो पहला है जो है, यह एक रक्षित क्षेत्र होता है जहाँ केवल स्थानिक स्पीसीजों की जो है ही पाई जाती हैं, नहीं। ठीक है, यहाँ सही पूछा गया तो ये नहीं होगा। दूसरा है, यहाँ केवल पौधों और जो है प्राणियों के संरक्षण के लिए होता है, नहीं, यहाँ सबका संरक्षण होता है, मिट्टी का, जल का, सबका। या जैव विविधता के और उस क्षेत्र को सांस्कृतिक दोनों ही संरक्षण के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान इसमें चुना जाता है? तो याद रखना, पहला जो है आपका कौन सा, तो पहला है आपका, याद रखना बहुत ही जो महत्वपूर्ण है वो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको, दूसरा है राष्ट्रीय पार्क को। ठीक है, ये दोनों जो है याद रखना इन सीटू होते हैं, इन सीटू के अंतर्गत चुने जाते हैं। ये चूंकि प्राकृतिक पर्यावास हैं, यहाँ जो मानवीय पर्यावास कौन कौन से हैं, तो पादप और उद्यान और प्राणी उद्यान ये मानवीय होते हैं, तो ये नहीं होंगे। तो इसमें जो है 3 और 4 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि याद रखना ये पर्यावरण पूछा गया, तो पर्यावरण संदर्भ में खास करके प्राकृतिक पर्यावास पूछा गया है। तो प्राकृतिक पर्यावास पर्यावरण के संदर्भ में क्या है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। लिखा है, स्थानिक स्पीसीज मतलब स्थानिक प्रजातियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा गया है, यह एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावरण में पर्यावास में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे उनका अनुकूल जो है जलवायु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही होती है? इनमें कौन सी विशेषता किसके लिए सही है पूछा गया है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए। पहला है, यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो याद रखना ये बनाया जाता है किसके रक्षित के लिए? वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राणियों के उसको रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकटापन स्पीसीजों के मतलब प्रजातियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? या सही नहीं है पूछा गया है, तो उनकी संख्या प्रबल रूप से घट रही है। ठीक है, दूसरा, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या नहीं पूछा गया, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है प्राणी जात, ये सब प्राणी जात हैं। ठीक है, तो कौन कौन? हिरण, हाथी, अजगर, ये सब में जीव पाए जाते हैं, सब प्राणी अर्थात जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पर्यावरण की दृष्टि से, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम रखते हैं संकटापन पादप और संकटापन प्राणियों को रखते हैं। ठीक है, जो संकटग्रस्त है, चाहे वो पौधे हों चाहे जीव हों, हम रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ कहाँ से आते हैं? साइबेरिया के क्षेत्र से आते हैं, रूस के। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान
सुदूर क्षेत्रों से उड़ते हैं, मतलब दूर दराज क्षेत्रों से उड़ते हैं, उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी परिस्थितियां उनके लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो पहला है आपका भोजन उपलब्ध ना होना। ठीक है, पहला है भोजन उपलब्ध ना होना, बिल्कुल सही। उग्र मौसमी परिस्थितियां होती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 होगा। अधिक भीड़ ये नहीं होगा, और घोंसले बनाने के क्षेत्र में कमी ये भी नहीं होगा, तो केवल 2 होगा। उग्र मौसम ये हो गया कि जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ बर्फ जम जाती है, और वहाँ ये जो है पक्षी अंडे नहीं दे पाते हैं, इसीलिए गर्माहट नहीं होती है, इसीलिए लोग जो है हिमालय को पार करके हमारे देश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में आते हैं, श्रीलंका तक जाते हैं ये, और जब इनके बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर अंडा देते हैं, और फिर अपने बच्चों के साथ वापस साइबेरिया चले जाते हैं, जब हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ये लोग शीत ऋतु में हमारे यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, जिस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण पे मृदा अपरदन हो जाएगा, इससे मृदा कट जाती है, और इससे जो है क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी जो मिट्टी बहुमूल्य है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, 8वां चैप्टर है कोशिका और संरचना और कार्य। कोशिका के संरचना और कार्य क्या होते हैं, जो सेल होती है उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके जो वर्क क्या होते हैं, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बायो के अंतर्गत, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला, एक कोशिकीय जीव में ऊतक समन्वित होकर के विभिन्न कार्य करते हैं, नहीं। एक कोशिकीय जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है, एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो जो कोशिकाएं होती है वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए कथनों के विभिन्न समुच्चयों को देखिए। ठीक है, और इसमें जो है सही कथन को चुनना है आपको। तो सही कथन क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला है आपका, इसमें हो जाएगा, पहले कोशिका झिल्ली होगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर राइबोसोम होगा, और फिर गुणसूत्र होगा। ठीक है, ये इनको एक याद रखना, प्राणी कोशिका के संदर्भ में सही कथन ये है, तो सब एक सीक्वेंस में रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं होता है। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है उनमें कौन केंद्रक का भाग नहीं होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका याद रखना, कोश केंद्रक से बाहर होता है राइजोसोम। राइजोसोम जो होता है ये केंद्रक से बाहर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जबकि केंद्रक में गुणसूत्र, केंद्रिका और जीन तीनों पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनके विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द अगर हम पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कोशिका अंगक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जैली पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो जैली पदार्थ कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों के जोड़ियों को देखिए और प्राक केंद्रीय समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु और नील हरित शैवाल। इसको हम याद रखना, जो पुराने जो है जीव होते हैं, इसलिए लिखा है पार्क केंद्रीय समूह, मतलब जो बहुत प्राचीन काल से जीव हमारे पृथ्वी सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं वो जीवाणु और नील हरित शैवाल है, वही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों को वंशागति से संबंधित करते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र और जीन ये जो याद रखना, ये वंशानुगति से संबंधित होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका सही कथन को चुनिए, यहाँ सही कथन चुनना है, एक क्वेश्चन याद रखना, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही, यही सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है। तो जो पत्ती होते हैं उनका हरा रंग क्यों होता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट आपका कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है? तो कोशिकाओं की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोमीटर का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वाह। तो कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना होता है। यही कोशिका झिल्ली का काम होता है, एक तरह से छानने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका दुर्घटना बस। पहेली जो एक करेक्टर है एनसीईआरटी में, पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने हाथ खींच लिया। उसे ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई है, जिससे उसको पता चल गया कि हमारा हाथ जल गया है? तंत्रिका कोशिकाओं में। तो हमारा मस्तिष्क तुरंत काम कर देता है। अगर हमें कहीं चोट लगती है सबसे पहले हमारा मस्तिष्क से एक्टिव हो जाता है। तो तंत्रिका कोशिकाएं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जंतु कोशिका तीनों में पाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों पाया जाता है? तो वह आपका जैसे आपका कोशिका, प्राणी कोशिका और जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका और पादप कोशिका तीनों पाया जाता है कोशिका झिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना होती है। तो केंद्रक के भीतर धागे जैसी जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस कथन को पहचानिए जो कोशिका के बारे में सही है। यहाँ सही पूछा गया है, तो कोशिका के बारे में सही है कौन सा है? ठीक है, तो इसका है आपका सी होगा। एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? मतलब कि इसमें कौन कोशिका इसमें नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें याद रखना जो वायरस होता है वो कोशिका नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जबकि जीवाणु, आरबीसी और शुक्राणु जो है जिसे हम स्पर्म कहते हैं ये आपका कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है निम्नलिखित में से वह कौन सा लक्षण ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद मिलती है? ध्यान रखना वो होता है आपका कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देख ली जिसमें केंद्रक ही नहीं था? ठीक है, वो कौन सी कोशिका उसने देखा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आप जाके देखिएगा पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कपोल कोशिका में नहीं होता है। तो जो कपोल कोशिका है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें जो है लवक नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। यहाँ सही कथन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, आदत में डाल लेना है। ठीक है, तो लिखा है जो है सही कथन कौन सा है? पहला है ऊतक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है। नहीं, समान कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, इस गलत हो जाएगा। एक अंग, क्या सही पूछा गया है, एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। नहीं, जो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा ना किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जीवाणु में। तो जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण जीवाणु ही होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा गया है। तो इसमें जो है पहला है आपका, इसमें केंद्रीय झिल्लियां नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, जो गलत हो जाएगा। इसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक केंद्रक झिल्ली होती है, ये भी बिल्कुल सही है। नीलहरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 होगा। ठीक है, बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। तो कोशिकाओं के बारे में सही कथन क्या है? तो पहला जो है इसका है आपका, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका के बारे में सही कथन चुनना है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है? नहीं। उसमें कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में या जीवाणु में नहीं होता है। इसका आंसर ये होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। दूसरा क्या है, सब एक ही अंग कोशिकाओं की संरचना समान होती है? नहीं। एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर है प्राणियों में जनन। जो प्राणी होते हैं उनमें जनन कैसे होता है, हम इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, जनन क्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट दिए गए हैं, गलत समूचों वाले सेट को चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडा और गर्भाशय ये नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? तो जो मानव में अंडे निषेचित अंडा होता है वो कहाँ उसका होता है निषेचन? तो गर्भाशय में होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नीचे दिए गए कई जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। इसका कारण क्या है? जैसे यहाँ पे गाय, मानव गाय, कुत्ता और मुर्गी दिया गया, तो मुर्गी यहाँ पे जो है बीमेल है, लेकिन क्यों है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, या अंड परजक है। ठीक है, ये अंडा देता है, जबकि ये सब जो है सीधे बच्चे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुनिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जिनमें बाह्य निषेचन होता है उनमें बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है? ये क्वेश्चन आईएएस से पूछा गया था। तो हाइड्रा में, हाइड्रा जो होता है उसमें याद रखना मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जनन के बारे में, मनुष्यों के बारे में जो जनन होता है उससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका है पहला ऑप्शन है, बाह्य निषेचन होता है? नहीं, आंतरिक होता है। निषेचन वृषणों में होता है? नहीं, वो गर्भाशय में होता है। निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरह गति करते हैं। ठीक है, यह है, तो इसका जो आंसर है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और निषेचन स्त्री के भीतर होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में निषेचन के पश्चात जो संरचना जो है गर्भाशय की स्थिति में अंतः स्थापित होती है वह क्या होती है? ठीक है, तो वो जो है आपका भ्रूण होता है। जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है वो क्या कहलाते हैं? मतलब जो जंतु निषेचन पानी में करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अंड परजक, जिनमें निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, जैसे मछली हो गया। नेक्स्ट आपका, निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव को उत्पन्न करती है वह क्या होती है? तो वो याद रखना, वो आपका युग्मनज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो पहले होगा युग्मक का निर्माण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज होता है और फिर भ्रूण बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किशोरावस्था की ओर, ये 10वां चैप्टर है। इसमें हमें मानव हार्मोन्स के बारे में और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो इसका पहला जो आप क्वेश्चन है लिखा है जो है, यह मानना, ठीक है, यह मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है गलत है, क्योंकि याद रखना बच्चों के लिंग का निर्धारण जो है पुरुष के गुणसूत्र से होता है, ना कि महिला के। तो क्योंकि, तो इसका जो है हो जाएगा, बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से प्राप्त करता है। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन है आपका, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? किसके जरिए फैलता है? तो रुधिराजान धान से, जो सुई लगाई जाती है, एक किसी को अगर मान लो कि एड्स हुआ है और वही सुई का इस्तेमाल किसी दूसरे को कर दिया गया तो उसको भी एड्स हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। लिखा है गर्भ धारण करने से लेकर भ्रूण के परिवर्धन की घटनाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, उनको हमें सही व्यवस्थित में करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अंडे का परिपक्वन होता है। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरा होगा आपका जो है अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना। फिर तीसरा होता है अंडे का निषेचन होता है। और 4 नंबर पे भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो गई भित्ति में अंतः स्थापित हो जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका डी। पहले 2, 3, 1 और फिर 4 होगा। नेक्स्ट आपका जो है टेड पोलो के कयांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होता है। तो याद रखना, जो मेढक बच्चे देते हैं उन बच्चों को हम टेड पोलो कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट आपका यौन आरंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन क्या होता है। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा उन्हें परिवर्तन क्या दिखाई देता है, कद की वृद्धि होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना होती है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है गुणसूत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 11वां चैप्टर है बल और दाब, जो फोर्स और जो प्रेशर होता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन का यहाँ पर इमेज दे दिया गया है और फिर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब पूछा गया है क्वेश्चन कि इस पे चित्र में जो दिया गया है, 2 लड़के ए और बी एक जो है ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखाई गए हैं। यदि गुटका दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ धक्का ये दे रहे हैं, यहाँ पे धक्का ये दे रहे हैं और ये दाहिनी ओर मूव कर जा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो ए द्वारा बल ज्यादा लगाया जा रहा है, इसलिए दाईं ओर क्या होगा, खिसक जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। दूसरा यहाँ पर एक घड़ी दी गई है, ये जो है इसको हम लोग चैप्टर में पढ़ा भी था। नीचे दिया गया है क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, लिखा है कि चित्र जो है में दिए दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घड़ी से टकराता है। हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखा चुंबकीय बल उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है, शुष्क मौसम में जो है कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है। इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है, तो स्थिर विद्युत बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर जो है चित्र में दिया गया है कि जो है जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे अधिक दाब कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक दाब के संदर्भ में देखा जाए तो एक पर दाब होगा, सबसे पहले सी पर दाब होगा, यहाँ सी पर दाब ज्यादा होगा, फिर बी पर दाब होगा और फिर ए पर दाब होगा। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो गहराई में दाब ज्यादा होगा और ऊपर दाब कम होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। तो इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन भी हमें एनसीईआरटी में मिलते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना और उससे क्वेश्चन हल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जो है 2 वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण जो है वो किस में हो सकता है, तो चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल में होता है। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल जो है संपर्क बल कहलाता है। तो संपर्क बल, घर्षण बल को हम कहते हैं संपर्क बल, क्योंकि संपर्क करते ही वो घर्षण करता है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज पे चित्र के माध्यम से दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे टंकी दी गई है। ठीक है, तो टंकी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है पानी की एक टैंक में दर्शाया गया है चित्र में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी बिंदुओं पर 4 टोटियां लगी हुई हैं। किन टोटियों से पानी बराबर दाब से बाहर की ओर जो है प्रवाहित होगा। ठीक है, मतलब कौन ऐसा टोटी है जिससे बराबर पानी नीचे गिरता रहेगा। ये भी बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। तो बी
और सी दोनों एक ही बराबर में है, तो पानी दोनों तरफ बराबर गिरते रहेंगे। यहाँ पानी कम गिरेगा, यहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा, लेकिन यहाँ पानी बराबर गिरेगा। यहाँ पानी ज़्यादा क्यों गिरेगा? क्योंकि यहाँ दाब ज़्यादा होगा। यहाँ दाब कम होगा तो यहाँ पानी कम गिरेगा, जबकि यहाँ दोनों दाब बराबर लगेगा तो यहाँ पानी बराबर गिरेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाया गया किसी मेज पर एक ईंट को 3 भिन्न भिन्न प्रकार से रखा गया है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दाब कैसा होगा? ठीक है, मतलब सबसे अधिक दाब किस पोजीशन में होगा? ए में होगा कि बी में और या सी में होगा? तो इसका जो आंसर है ए में होगा। स्थित ए में अधिकतम दाब होगा, क्योंकि वो खड़ा ईंटा है तो यहाँ दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। तो इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन से आपको जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और आपके जो है क्वेश्चन सही होंगे भविष्य में। नेक्स्ट चैप्टर है 12 नंबर चैप्टर है घर्षण। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो जो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल इस प्रकार निर्भर नहीं करता है, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैस है। ठीक है, क्योंकि उस पर घर्षण इस पर जो है निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर एक बच्चा जो है एक बॉक्स को ढकेल रहा है, संदूक है, इसको ढकेल रहा है, तो इस पर जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या मतलब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखते हैं। चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर ढकेलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, संदूक पर घर्षण बल कौन कार्य कर रहा है? कौन सा घर्षण बल इस पे काम कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर घर्षण बल काम कर रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चाकू को जो है घिसकर तेज करने के लिए निम्न में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? मतलब जब हम चाकू को जो है करते हैं तो किसकी सतह सबसे अधिक मजबूत रहेगी, अधिक उपयुक्त होनी चाहिए? पत्थर की। ठीक है, जिसपे हम चाकू रगड़ करके, घिस करके उसको हम तेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आरंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। सबसे अधिक दूरी कब चलेगी? तो याद रखना पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर सबसे दूरी चलेगी, क्योंकि वहाँ घर्षण बल कम होगा और तेजी से आगे बढ़ेगी। यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? तो घर्षण बल कम हो जाता है और वहाँ से आवाज नहीं निकलती है। ये व्यवहारिक क्वेश्चन आया हुआ है सब। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत पूछा गया है? ठीक है, तो यह लिखा है, पानी से भरी जो बाल्टी की पैंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सब सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन है ये भी है। लिखा है, कोई लड़का रबड़ की गेंद को जो है लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूर तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए है वह। ठीक है, तो लकड़ी की सतह पर जो है क्या कहते हैं, टेल्कम पाउडर छिड़क देते हैं तो घर्षण कम हो जाएगा और दूर तक वो खिसक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा गया है। किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, मतलब यह कोई भवन है और 4 रास्ते बने हैं। ठीक है, तो लिखा है कि एक रास्ते पर जो है ढीली मिट्टी है, मान लो इस पे रख लेते हैं। दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर है, इसमें मान लो संगमरमर है। तीसरे रास्ते पर ईंट से बनी है, ये मान लो ईंट से बनी है। और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी हुई है। तेज वर्षा हो रही है और पहेली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वह रास्ता कौन सा है? बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो जिस पे बजरी बिछी हुई है वहाँ घर्षण बल ज़्यादा होगा, वो फिसलेगी नहीं और आसानी से चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। ठीक है, 13 नंबर चैप्टर है ध्वनि। साउंड के बारे से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है, कुछ माध्यमों की सूची दी गई है।
जिनमें से माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है, मतलब जो साउंड होता है वो किन किन मीडियम माध्यम से गमन कर सकता है, उस ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो निर्वात में नहीं चल सकता है। तो इसका आंसर तो ये नहीं होगा, तो 1, 2 और 3 होगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। तो लकड़ी, वायु और जल तीनों में ध्वनि गति कर सकती है। नेक्स्ट आपका ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही व्यवहारिक है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मैंने आपसे पहले बताया है कौन सा कथन सही है, उसको हमेशा देखिएगा। पहला लिखा है ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचलन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ध्वनि के लिए होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 4। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आजकल जाने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि कोई वस्तु जो है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो जो इसका आवर्तकाल होगा वो 0.02 सेकेंड का होगा। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ता है? का आयाम घटाना पड़ता है, जिससे उसका प्रबलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अभी मैंने पढ़ा भी था कि ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कैसे होता है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे आपको समझ में आ सके। कंपन के आयाम पर 1 हर्ट्ज बराबर होता है। तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? 60 कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जा सकता है। ध्वनि का जो तारत्व होता है, जो पिच होती है, वो किस पे जो है ज्ञात की जाती है? तो ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पे की जाती है। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, प्रासव ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, चाहे IAS हो चाहे PCS हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 14 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जो विद्युत धारा होती है उसके रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं? यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लिखा हुआ है यहाँ पे, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न क्या कर सकती है? तो रासायनिक, तापीय और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है। याद रखना, विद्युत धारा से रासायनिक, तापीय और विद्युत प्रभाव तीनों उत्पन्न होते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है बूझो और पहेली। ठीक है, बूझो और जो पहेली है ये दोनों के बारे में दिया है। बूझो और पहेली ने एक ऐसे बल्ब और सेल, परंतु तो भिन्न भिन्न बिलें A और B को लेकर के एक चित्र दर्शाया गया है। बिले नंबर 1 है और ये बिले नंबर 2 है। ये बूझो का प्रयोग है, ये आपका पहेली का प्रयोग है। जो इसके करेक्टर हैं उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि उन्होंने देखा कि जो है व्यवस्था ए में बल्ब जो है व्यवस्था बी की अपेक्षा अधिक चमकीला प्रतीत होता है। इससे आप निष्कर्ष निकाल क्या सकते हैं? तो दोनों में याद रखना, यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं, तो बल्ब किस में जो है जो जले गए इसके बारे में ही दर्शाया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा व्यवस्था ए के परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, बूझो के चाचा जी ने उसके गांव के निकट विद्युत लेप का एक कारखाना लगाया। इस कारखाने की जो अपशिष्ट होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखना कि अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। तो उन्हें जो अपशिष्ट का निपटारा करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? तो स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार करना चाहिए, जैसा वहां नगर निगम और प्रशासन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की गई हो तो उसका रंग परिवर्तित हो गया, यह इंगित करता है विद्युत धारा के किस पर? तो रासायनिक प्रभाव पर। तो रंग बदल जाता है। जैसे आलू का उदाहरण हमने NCERT में बताया था कि जब आलू पर विद्युत धारा चलती है तो नीला हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है। इनमें किसमें विद्युत का चालन नहीं होता है? तो वनस्पति तेल में विद्युत नहीं चल सकती है, सिरका, नींबू और टोटी के पानी से विद्युत प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत लेप द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चमकीला बनाने के लिए हम क्रोमियम का उपयोग करते हैं, जिससे धातुएं चमक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये विलय है। ठीक है, दिया गया है चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस विलयन को लेने से बल्ब दीप्त नहीं होगा, मतलब उसमें बल्ब नहीं जलेगा, उसमें क्या मिला देने से? तो हो जाएगा आसुत जल में, मतलब जो कठोर जल होता है उसमें द्वारा चीनी का विलयन कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, 15 नंबर चैप्टर है कुछ जो है प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें हमने जो है बिजली के गिरने को पढ़ा था, और जिसे हम त्वरित कहते हैं, जो बादल गरजने से होता है, और दूसरा मैंने इसमें देखा था भूकंप के बारे में। पहला क्वेश्चन जो है, विद्युत दर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग हम क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं कि क्या कोई वस्तु, ठीक है, क्या कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को हस्तांतरित करता है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजित करना चाहिए। कैसे? तो याद रखना, तांबे के तार से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका जो है, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकता या हो सकती है क्या? तो इससे हो सकता है क्या? तो याद रखना भूकंप। जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं तो वह एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? तो दूसरे को जो है क्या कर सकती हैं? याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा सी, आकर्षित और प्रत्याकर्षित कर सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किसका आवेश लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है? तो सुनामी जो है ये इसके कारण नहीं आती, किसके कारण? तो त्वरित बिजली गिरने के कारण सुनामी नहीं आती है। बाकी जो है आजकल समुद्र के अंदर नाव के विस्फोट करने पर, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण सुनामी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं कहाँ पर? तो पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं भूप्रॉपर्टी पर, अर्थात इसका क्रस्ट पर, जो ऊपरी भाग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। ठीक है, अब प्लेटों की पृथ्वी की प्लेट की सीमा जानी जाती है। तो जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनकी उनकी सीमा जानी जाती है भूकंपी क्षेत्र के रूप में और भ्रंश क्षेत्र के रूप में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और 2, अर्थात ए। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है वो तो सबको पता है, क्रस्ट कहलाती है, भूप्रॉपर्टी कहलाती है। विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम होती है। तो भारत में विनाशकारी भूकंप भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम आते हैं? उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, 16 नंबर चैप्टर है प्रकाश। ये फिजिक्स साइंस का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से हमें करना है। ये भी इसको मैंने भी बता दिया है। लिखा है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेत्र का वह भाग जो इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? जब याद रखना, आँख में प्रकाश प्रवेश करता है तो उससे क्या होता है? तो आँख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसे आइरिस, ठीक है, तो उसे को नियंत्रित करता है, उसे हम जो है तारिका आइरिस करते हैं, वही प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित कर लेती है। ठीक है, दूसरा लिखा है, हम किसी अप्रदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, ठीक है, तो ये क्या होगा? उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। ठीक है, जब प्रकाश परावर्तित होगा तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है प्रकाश पृष्ठ S2 S3 पर गिर रहा है, इस पर जिसे 3 पृष्ठ दिए गए हैं। तो प्रकाश एक में सीधा गिर रहा है, एक में जो है ये आपका जो सरफेस है वो थोड़ा तिरछा है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, उस पर गिर रहा है। एक ज़्यादा है तो उस पर गिर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उससे जुड़ा हुआ पूछा गया है, जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा वह कौन सा होगा? ठीक है, तो तीनों पृष्ठ पर होगा, याद रखना, तीनों पे घटनाएं होंगी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो है आपका
डी। यहाँ लिखा है एक मेज पर रखे गत्ते के एक टुकड़े पर छोटा सा दर्पण एम जड़ा हुआ है। गत्ता का एक बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित है, जो है बल्ब के सापेक्ष आंख की स्थिति को जो है ए बी सी द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चारों को दर्शाया गया है। यहाँ बल्ब है, ये आंख है, ये भी बल्ब है, ये आंख है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब चारों में पूछा गया है चित्र ए बी सी डी में से किस परिस्थिति में बल्ब दर्पण में दिखाई देगा। तो किस में दर्पण में दिखाई देगा? ए में दर्पण दिखाई देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए वाले पे क्या होगा, हमें जो है दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा छिद्र पी किया गया है। ठीक है, चित्र जो है याद रखना, जो 16 में दिखाया गया के अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया जाता है। छिद्र से निकलने वाला जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लिखा है आंख को किस बिंदु पर रखे जिससे जो है सुराख को देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो इसका है वो ए हो जाएगा। याद रखना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से देखने पर याद रखना ए पे देखने पर हमें सुराग जो है दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन दिया गया है 2 दर्पण ए और बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। एक दर्पण यहाँ पे, एक दर्पण यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखा है दर्पण ए पर प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होता है। इस किरण का परावर्तन कोण क्या होगा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं जो है शलाकाओं और शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। तो याद रखना, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव नेत्र को एक चित्र में दिखाया गया है, जो है कार्निया को नामांकित कौन करता है। कार्निया इसमें कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है? तो याद रखना ये सी है, यही आपका कार्निया है। ठीक है, 17 नंबर चैप्टर है तारे और सौर परिवार। तारे और सौर परिवार से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी आपका ज्योग्राफी का है आपका, लेकिन फिजिक्स में ये जोड़ के क्वेश्चन बनते हैं। लिखा है प्रभात तारा नाम दिया गया है। प्रभात तारा हम किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। याद रखना, शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा और प्रभात का तारा दोनों कहते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के 4 मैप को दिया गया है। लिखा है निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र ध्रुव तारे की स्थिति को सही दर्शा रहा है। ठीक है, तो ध्रुव तारे का जो सही स्थिति है वो हो जाएगा ए वाला, कि ध्रुव तारा ठीक उत्तरी ध्रुव के ऊपर होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है, प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, तो पृथ्वी घूर्णन करती है कैसे? तो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, क्योंकि याद रखना जो सूरज है वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करता हुआ दिखाई देता है, तो पश्चिम से जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमेगी तभी ऐसा हो सकता है। फिर क्वेश्चन है आपका चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। तो ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान लीजिए यूरेनस और नेपच्यून के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो नेपच्यून सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? जो नया ग्रह खोजा जाएगा तो नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि नेपच्यून सबसे लास्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। तो पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका होता है, और पृथ्वी का
भ्रमण होता है, परिभ्रमण के कारण ही जो पृथ्वी है वो ही मौसम बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था, इसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को मतलब दिखाएगा। तो याद रखना जो 15 दिन में क्या होगा, तो 15 दिन में याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, पूर्ण जो है पूर्णिमा का दिन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 18 और अंतिम नंबर जो चैप्टर है वो है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो वायु तथा जल का जो प्रदूषण है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी जो है पर्यावरण संबंधित ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेकिन साइंस में हमें पढ़ना है 8 वाली नंबर क्लास में। लिखा है कि पहला क्वेश्चन है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। बिल्कुल सही है, इसमें से एक गैस वायु का 21% भाग है और मानव के जीवन के रहने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, पवन चक्की, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे, जिससे जो है वायु प्रदूषण में कमी हो सके। तो स्कूल बस। ठीक है, इससे जो है क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है। ठीक है, कौन सा तरीका इसमें जल संरक्षण के लिए नहीं है, ये पूछा गया है। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन। ठीक है, इससे जल संरक्षण नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा के ताजमहल को अधिकतम जो है प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार क्या है। हमारा जो आगरा का ताजमहल है वो प्रदूषित हो गया है, थोड़ा पीले रंग का हो गया है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो जो उसके पीछे कारण ये बताया गया है वायु प्रदूषण। मथुरा के पास जो रिफाइनरी है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में जाती है और अम्ल वर्षा होती, जिससे हमारे ताजमहल का रंग थोड़ा सा पीला से हो गया है। तो इसीलिए याद रखना वो किस प्रदूषण कारण हुआ है, वायु प्रदूषण कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है। तो पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकलता है। तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलता है, वायु मतलब वायु प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण खतरनाक ये गैस होती है और ये परिवहन से निकलती है, धुओं से। संगमरमर के संरक्षण का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण है आपका अम्ल वर्षा, तो मैंने अभी बताया। और संगमरमर से क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, तो संगमरमर जो है पीला पड़ जाएगा। ठीक है, किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेयजल वह जल होता है जो पेयजल वह जल है जो शुद्ध और पीने योग्य होता है। ठीक है, आज इसकी कमी महसूस की जा रही है। नेक्स्ट है आपका हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको जो है हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, तो वो है आपका कौन सा, आसवन विधि से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक तालाब में स्वच्छ जल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी। ठीक है, तो तालाब में तैरना, इससे जो है जल का प्रदूषण कम होगा, लेकिन जानवरों को नहलाना, कपड़े धोना और वाहनों को धोना से प्रदूषण तालाब में ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, वह अवसर क्या कहलाता है। तो उसे हम वन महोत्सव कहते हैं, जो जुलाई के महीने में पूरे देश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस नहीं है। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस टोटल 6 गैसें हैं। कौन कौन सी, तो मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और CFC गैस है। ये आपका टोटल ग्रीन हाउस गैसें हैं। टोटल ये दे दी गई हैं, टोटल गैसों की संख्या 6 है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 18 चैप्टर पूरा मैंने साइंस का इसमें दे दिया है, क्लास जो है 8 NCERT का। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, और इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैं NCERT का आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।